गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी चैप्टर 4 चल रहा है मोशन इन ए प्लेन, उसमें वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसका डिफरेंट लॉ था। एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। और ओवरऑल केवल ट्रायंगल लॉ से ही हम लोग सारा काम कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ को भी देखिए, अंदर जब जाइएगा तो उसमें भी ट्रायंगल लॉ ही नज़र आएगा। पॉलीगॉन लॉ को देखिए, उसमें भी अंदर जब जाइएगा तो आपको ट्रायंगल लॉ ही नज़र आएगा। इसीलिए ये सब बनावटी है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से जब हम ऐड कर ही सकते हैं तो पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं। आप पूरा चीज़ सीख चुके हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आज। देखिए, जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है। एक आदमी इधर धक्का दिया, फोर्स लगा रहा है, समझो ए। दूसरे ने इधर फोर्स लगाया बी। तो यहाँ पर कैसे जुड़ा है बताइए तो? हेड है फर्स्ट का, उसके बाद क्या है? टेल है किसका? सेकंड का। हेड और टेल जब जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? सेम ऑर्डर। कोई दिक्कत? यहाँ इसका हेड है और इसका टेल है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। इसका ये टेल है और एक वेक्टर अगर इस तरह से जोड़ दें जो आपका रिजल्ट कहलाता है, जिसको हम लोग a प्लस बी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेल प्लस टेल है, नहीं तो टेल प्लस टेल, और इस जगह पर आपका है हेड प्लस हेड, हेड प्लस हेड। हेड प्लस हेड एक साथ रहता है तो इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट ऑर्डर। और इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट ऑर्डर। हेड प्लस टेल है तो बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो कहने का मेरा मतलब यह वेक्टर आर जो है ए से अपोजिट ऑर्डर में है, या यह वेक्टर आर जो है बी से अपोजिट ऑर्डर में है। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि आर का हेड और बी का हेड मिला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। यहाँ पर ए का टेल और आर का टेल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। लेकिन इस जगह पर देखिए तो ए का हेड और बी का टेल जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। कोई दिक्कत? अब देखिए पैरेललोग्राम वाला कौन सा है? अच्छा ये बताइए, धक्का मारे किसी चीज को या खींचे, बात बराबर है? बोला ना जल्दी से। तो अगर यदि कोई वेक्टर अगर ए है, जैसे यहाँ पर ये ए है और ये दोनों सेम है, इक्वल है, कोई दिक्कत? और दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी। ये एंगल आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हुआ करता था। और दूसरा वेक्टर यहाँ पर देखिए ये है बी। कोई दिक्कत? तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। ऐसा ही अगर यदि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना लें इस वेक्टर का, फिर इस वेक्टर का एक पैरेलल लाइन यहाँ बनाएंगे तो इसका जो यह डायगोनल है ये रिजल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिजल्टेंट कहलाता है। कहलाएगा कि नहीं? दोनों तो सेम चीज़ है। देखिए, जो इसका रिजल्टेंट है वही इसका भी रिजल्टेंट है, दोनों सेम है। अगर बात करें, देखिए यहाँ हेड और बी का टेल जुड़ा हुआ है, सेम ऑर्डर में है, और ये अपोजिट ऑर्डर में है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब है, इसमें आप इधर से जाइए ए और प्लस बी, ये बी है तो ये भी बी है, ए प्लस बी कीजिएगा तो ये रिजल्ट मिलता है। या इधर से भी जाइए बी, ये ए है तो ये भी ए, नहीं बोलिए ना जी, ये ए है तो ये भी ए, तो ये भी सेम ऑर्डर में है, हेड प्लस टेल जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। यानी इस लॉ में भी ये जो पैरेललोग्राम बना, इसमें भी क्या देख रहे हैं आप? ट्रायंगल ही लॉ तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
तो हेडिंग लगाइए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखते जाइए, समांतर चतुर्भुज के नियम से सदिशों का जोड़। ये देखिए, if two vectors is added in opposite order, if two vector is added in opposite order, then its diagonal represents the resultant vector। ठीक है, if two vectors is added in opposite order, कैसे है, opposite order में है, then its diagonal represent the resultant vector। तब जो इसका ये diagonal है ये resultant vector कहलाता है। It is called parallelogram law of vector addition। थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम represents the two vector added in opposite order, then its diagonal represent resultant vector। ये सही है, ठीक है। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजा विपरीत क्रम में जुड़े दो सदिश को दर्शाता है तो उनका विकर्ण परिणामी सदिश बताता है। कोई दिक्कत? आप लिखिए इसको फटाक से। तो पहले कहानी लिख लीजिए, उसके बाद फिर फिगर बनाना है, ठीक है। कहानी लिखने के बाद इसका फिगर बनाएंगे। ये हम लोग पढ़ लिए थे। फिगर इसका किस तरह से होगा कि ये मान के चलिए ये पहला वेक्टर है ए हो गया, और ये क्या है बी हो गया, ओके। उसके बाद
ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये भी बी हो जाता है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर बात करें तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। और ये आपका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट, या इसी का नाम है ए प्लस बी। कोई दिक्कत? तो जैसे ट्रेंगल लॉ में हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते, फार्मूला आया था √a² + b² + 2ab cos थीटा, प्रूफ किए थे ना, उसी टाइप से इसका भी प्रूफ होगा, कर लीजिएगा। सेम है, ट्रेंगल लॉ को ही लिख देना है इस पे, कोई दिक्कत? और डायरेक्शंस के लिए ये वाला एंगल होगा। कुछ तुम लोग तो आई ही नहीं थी, हम अकेले पढ़ाए थे उसको, इसलिए देखो प्रूफ कर देता हूँ। ये निकालना है हमको आर, ये निकालना है आर, रिजल्टेंट होगा कितना, लिखते जाइए तब तेजी से। ड्रॉ परपेंडिकुलर, यही होता है कॉन्सेप्ट, जब मिस करता है तो समझ में चीज़ें कम आने लगता है, ड्यू टू अब्सेंटी। ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको मान लो OMNP, कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर PN ऑन ON, ठीक है। ON पर ये हम लोग ड्रॉ किए, तो ध्यान से देखिए, अब ले रहे हैं इन ट्रेंगल NMP, NMP। इस ट्रेंगल में लीजिए cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, B/H। B का रोल कौन कर रहा है, MN। H का रोल कौन कर रहा है, B। तो cos थीटा = MN/B, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, MN = आपके पास आ गया B cos थीटा। कोई दिक्कत? अब इसमें अब अगेन अगर साइन थीटा का रिलेशन लें तो क्या होता है, P/H। तो इस तरह से साइन थीटा = P का रोल कौन कर रहा है, PN, और H का रोल कर रहा है B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो PN = B साइन थीटा। तो आपका ये निकल गया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यह निकाल लिए आप B cos थीटा, क्या निकाल लिए, B cos थीटा, और ये निकाल लिए आप क्या, B साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? समझना है अब। नाउ अब इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ONP, कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, देखिए ONP, बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं, क्योंकि ये निकालना है। इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया इसमें, B साइन थीटा। कोई दिक्कत? बेस बताइए इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का बेस कितना होगा, A + B cos थीटा। बेस का मैग्नीट्यूड आ गया A + B cos थीटा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए बताइए H = क्या हो जाएगा तब, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसलिए ये सब प्रूफ किए थे उसमें, एकदम डिट्टो है। यहाँ से केवल फिगर ये बनता, उसके बाद सारा चीज प्रूफ किया हुआ था। परपेंडिकुलर आपका कितना है, B साइन थीटा, कितना है, B साइन थीटा, और बेस आपका निकल गया A + B cos थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये H का रोल कौन कर रहा है, R, कौन कर रहा है, R। तो इस तरह से यहाँ पर R = आप निकाल सकते हैं B² साइन स्क्वायर थीटा प्लस A² प्लस B² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ? A + B का होल स्क्वायर पर तोड़े, तो इसलिए R = √A² प्लस
बी स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो है ना इसमें, है ना कॉमन, ध्यान दीजिएगा। कॉमन लिए तो क्या बचा इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए r इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही फार्मूला इस्तेमाल करते थे कि नहीं, बोलिए, हैं? इसलिए हम लोग अगर अल्फा निकालें तो अल्फा, ये डायरेक्शंस के लिए जो अल्फा मानते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये ट्रेंगल को देखिए, है ना, 10 अल्फा निकाल लीजिए, 10 अल्फा बराबर p बाई बी है, तो p का मान b साइन थीटा, b का मान a प्लस b कॉस थीटा, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 इनवर्स b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्टेटमेंट हो गया। यहां तक लिखे, यहां तक ये बनाए पूरा, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखिए, पूरा हो गया वहां तक। सेम चीज है, इसको मिटाऊं, इधर, चलिए ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर वेक्टर एडिशन। पहला बात देखिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो सदिशों को त्रिभुज के नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इन ट्रायंगल लॉ हेड in triangle law two vectors added as head plus tail त्रिभुज के नियम में
दो वेक्टर को हेड प्लस टेल के रूप में जोड़ा जाता है। तीसरी बात, इन पैरेललोग्राम लॉ two vectors added as tail plus tail, टेल प्लस टेल कैसे जोड़ते हैं? टेल टू टेल। समांतर चतुर्भुज के नियम से दो सदिशों को टेल प्लस टेल के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथी बात, इफ लिखते फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर we use polygon law। दो से अधिक सदिशों के जोड़ के लिए बहुभुज के नियम का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर जोड़ना है तो या तो ट्रायंगल लॉ से जोड़ लीजिए या तो पैरेललोग्राम लॉ से, कोई दिक्कत? अगर ट्रायंगल लॉ से जोड़ना है तो पहले के हेड के साथ दूसरे के टेल को जोड़िए, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है तो दोनों के टेल को जोड़िए, कोई दिक्कत? अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा एक साथ तब कैसे जोड़िएगा? तब पॉलीगॉन लॉ से। कहिएगा सर तब तो पॉलीगॉन लॉ काफी इंपॉर्टेंट होगा। दो से ज्यादा वेक्टर जब होता है तो और भी एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे जो कि चुटकी में जोड़ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉलीगॉन लॉ से जोड़ना टफ होता है, जोड़ लेते हैं लेकिन जोड़ना टफ होता है, कई एक बार रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसके मदद से हम लोग फटाफट रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। दो से अगर ज़्यादा है तो तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब लिख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। सदिशों के जोड़ के लिए
बहुभुज का नियम, सदिशों के जोड़ के लिए बहुभुज का नियम आपको बताए। पैरेललोग्राम में आपको साफ साफ दिखा ना, ट्रायंगल लॉ था, इसमें भी होगा, ध्यान देना ध्यान देना। जैसे सपोज डेट एक वेक्टर है ये ए, देखो यहाँ बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारा भुजा इसमें होना चाहिए। दूसरा वेक्टर है ये बी, तीसरा जोड़ा है सब सेम ऑर्डर में, किसमें है, सेम ऑर्डर में। ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई दिक्कत? तो ये सब सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, क्या है ये, तो यही रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यह जो आर जो होगा बाय पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ कहता है कि ये जो आर जो होगा, ठीक है, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। क्यों होगा प्रूव कर देते हैं, अभी तुम समझो। सेम ऑर्डर में जुड़े हुए सभी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ जो वेक्टर है उसके बराबर होता है, यानी ये इसका रिजल्टेंट होता है। कोई दिक्कत? यानी हम लोग लिख सकते हैं इफ ऑल साइड ऑफ पॉलीगॉन represent the different vectors in same order, then closing vector in opposite order represent the resultant vector। देखिए, अगर किसी बहुभुज के सभी भुजा विभिन्न सदिश को समान क्रम में दर्शाता है तो बंद होने वाली भुजा, बंद होने वाली भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाता है। कोई दिक्कत? ये जो बंद होने वाला साइड है, ये क्लोजिंग साइड जो है, ये रिजल्टेंट दिखाता है। सोचो तनिक ध्यान से देखिए, आप हेड प्लस टेल जुड़ा है, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, आर, क्या हो गया ये आर, आर का मतलब क्या, ए प्लस बी, क्या आया ये ए प्लस बी, कोई दिक्कत? ध्यान देना ध्यान देना। अब इस दोनों को जोड़ के ये ला लिए, अब ये नहीं रहा दुनिया में, इसके बदले ये आ गया। अब फिर सोचे, देखो इसका हेड है, फिर इसका टेल जुटा है सेम ऑर्डर में, फिर से यहाँ से अगर अपोजिट ऑर्डर में ये जोड़ दें तो फिर से ये रिजल्ट होगा ना, किसका किसका, इसका और इसका,
है, रिजल्ट मतलब ये प्लस ये, इसका मतलब R बराबर यहां पर क्या हो जाएगा A प्लस बी, नीचे वाला ये प्लस क्या हो जाएगा C। कोई दिक्कत, बोला जल्दी से। अब देखिए इसको और इसके बदले ये आ चुका है, आ चुका है। अब फिर से देखिए ये और ये जुड़ा हुआ है, फिर ये होगा, तो यानी फाइनल अगर यदि ये रिजल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा ये प्लस ये, देखिए ये प्लस ये, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कहने का मेरा मतलब एक बार ट्रायंगल लॉ यूज हुआ, 2 बार हुआ और 3 बार हुआ। कितना वेक्टर था, 1 2 3 4 वेक्टर था, तो कितना बार यूज हुआ, 3 बार यूज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कहने का मेरा मतलब है पॉलीगॉन लॉ कहने के नाम से होता क्या है, आखिर ट्रायंगल लॉ ही तो लगता है। कई एक बार ट्रायंगल लॉ लगता है पॉलीगॉन लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में भी 2 बार क्या लगा था, ट्रायंगल लॉ ही तो लगा था। इसीलिए वेक्टर एडिशंस हम लोग ट्रायंगल लॉ से ही करते हैं ओवरऑल। कोई दिक्कत, बट फॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ा दिए, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। कैसे कैसे करेंगे, पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे ट्रायंगल लॉ से, तो रिजल्ट निकल जाएगा, मान लो R1 निकल गया, क्या R1। फिर अब इसको इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर से रिजल्ट निकलेगा क्या R2। फिर इस दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो निकल जाएगा फाइनल R। कितना बार निकालना पड़ा, 1 2 3, कितने बार, 3 बार निकालना पड़ा। लिखिए not point for polygon law। पॉलीगॉन लॉ के लिए नॉट पॉइंट आपको बता रहे हैं, नोट करके बता रहे हैं क्या, इफ n vectors are added then if n vectors are added then n minus 1 times we use triangle law for calculation of resultant vector। अगर n वेक्टर्स जुड़ा है तो n माइनस 1, देखो यहाँ कितना वेक्टर था, देखो 1 2 3 4, कितना बार निकाले, 1 2 3, n अगर जुड़ा है तो n माइनस 1 बार त्रिभुज के नियम का उपयोग करके, त्रिभुज के नियम का उपयोग करके रिजल्टेंट प्राप्त किया जाता है। फिगर बना लिए हैं, फिगर बन गया है। दूसरा बात देखिए आप, if all
vectors are in same order in polygon, then its resultant becomes 0। अगर किसी बहुभुज के सभी भुजा समान क्रम में जुड़े होते हैं तो इसका परिणामी सदिश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे समझ में? ध्यान से देखिएगा क्यों। एक जोड़ दिए, दूसरा जोड़ दिए, तीसरा जोड़ दिए, चौथा इसी तरह से। देखो सेम ऑर्डर में है ना, किसमें है? सेम ऑर्डर में। किसमें है? थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर इस तरह से छठा। इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा? ध्यान से देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, कुछ भी हो, इस तरह से करते जाएंगे हम लोग। एक ये जोड़ लिए, जोड़े कि नहीं जोड़े? हैं? A हो गया, ये B हो गया, तो ये A प्लस B हो गया। फिर से हम लोग इसको जोड़ लेंगे, फिर से हम लोग इसको जोड़ लेंगे, फिर से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। कोई दिक्कत? हेडेप ना लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाएंगे हेड तो यहीं ना आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कहने का मेरा मतलब आप इतना याद रखिएगा कि इस तरह से अगर कोई फिगर बना हुआ है, ये भी पॉलीगॉन ही कहलाएगा। कोई दिक्कत? जिसमें 2 से ज़्यादा भुजा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? R 0 हो जाएगा। क्या होगा? चूंकि सेम ऑर्डर में, किसमें है? सेम ऑर्डर में, इसीलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। नोट कर लो इसको। पॉलीगॉन लॉ, ठीक है? मिटा दूं? यानी अगर 2 से अधिक वेक्टर की बात हो रही है, कितने वेक्टर है? 2 से अधिक वेक्टर की बात हो रही है, तो कौन सा लॉ लगाएंगे? पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ कहता क्या है? सभी सेम ऑर्डर में जो वेक्टर है वह बराबर होगा किसका? अपोजिट ऑर्डर में जो क्लोजिंग वेक्टर होगा पॉलीगॉन का, उसका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चंस देते हैं, लिखिए तो। एट व्हाट एंगल थ्री फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए बॉडी such that resultant will be 0। कोई दिक्कत? यानी कह रहा है 3 बराबर परिमाण वाले
सदिशों को कितने कोण पर जोड़ा जाए ताकि उनका परिणामी सदिश शून्य प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? यानी गिवन है लेट 3 वेक्टर्स A, B and C each of magnitude x, each of magnitude x। माना कि 3 सदिश A, B एवं C है, प्रत्येक का परिमाण x है। कितना है परिमाण? x है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। अब कितने डिग्री पर जोड़ेंगे ताकि उसका रिजल्टेंट क्या होगा? शून्य। तो लिखिए बाय पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ क्या कहेगा? 2 से अधिक वेक्टर है तो रिजल्टेंट जो होगा ये इस तरह से है। ये कोई दिक्कत? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है? रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट ध्यान देना, रिजल्टेंट क्या है? 0। 0 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक रिजल्ट आएगा। फिर उधर भी जोड़ सकते हैं। चलिए ये प्लस है तो इधर आ क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? ये माइनस इज इक्वल टू कितना? A प्लस बी। कोई दिक्कत? अरे प्लस है ना, आ गया माइनस। तो चलिए टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, दोनों तरफ मॉड ले लो। इधर भी ले लिए मॉड, बोलो। यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही, केवल किसका बात हो रहा है? मैग्नीट्यूड का। कोई दिक्कत? मान का मॉड के अंदर माइनस भी जाता है तो प्लस बन जाता है। एंगल निकालना है, इसी को ना आर कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये भी तुम्हारा एक्स है ना मैग्नीट्यूड सबका। और यहां पर चलिए, अच्छा अभी रहने दो। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी को केवल क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी। कोई दिक्कत? या तो रहने दीजिए, इसको इस तरह से रहने दिए। इसका फॉर्मूला बोलिए, क्या हो जाएगा? अगल का स्क्वायर प्लस डबल अगल बगल कॉस थीटा। एंगल तो ही निकालना है। मान रखिए सबको, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए बी सी सब का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। यहाँ भी एक्स रख दिए, इस जगह भी आप एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। रूट हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा है? रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो गया। और इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आके माइनस 2x स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2x² कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको घटा देंगे तो -x² इज इक्वल टू 2x² कॉस थीटा। x² ने x² कैंसिल कर दिया, यानी -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। बताइए, कल भी पढ़ाई देना, बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 कब होता है? कॉस 120 डिग्री पर। कितने पर? इसलिए थीटा कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। कितना होना चाहिए? यानी बराबर बराबर आदमी अगर 120 डिग्री एंगल पर खींचेगा कोई भी चीज को तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु रखा, एक ने इधर खींचा, दूसरे ने इधर खींचा, तीसरे ने इधर खींचा, तो रिजल्ट क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? काहे कि इस दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालिएगा इस दोनों का रिजल्ट इधर ना भागेगा, फिर ये और ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कितना डिग्री एंगल होना चाहिए बताइए? ये अगर A है और ये B है और ये क्या है? C है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 120। तो ये भी कितना होगा? 120। और ये भी कितना होगा? 120। तो लिखिए। अब कल हम लोग ये सीखेंगे, एक वेक्टर को तोड़ने के लिए सीखेंगे, ठीक है? यूनिट वेक्टर भी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है? रहने दीजिए आज इतना ही।